जुनैद नामी एक पहलवान खलीफा बगदाद के दरबार में रहता था। वो अपनी ताकत की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। बड़े बड़े पहलवान भी उसकी ताकत और फन को मानते थे। उसका जिस्म मजबूत और कद लंबा था। उसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उसकी शख्सियत में ऐसा रौब था कि उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था। उसकी महारत की शोहरत हर तरफ फैल चुकी थी। पूरे मुल्क में अब जुनैद का कोई मुकाबिल नहीं रह गया था। अब जुनैद की सारी पहचान यही बन चुकी थी कि वो खलीफा बगदाद की शान और शौकत की अलामत था। शाही दरबार में उसके लिए एक खास जगह मुकर्रर थी, जहां वो सजा हुआ, सर पर कलगी लगाए खलीफा के दाएं जानिब बैठता था। दरबार लगा हुआ था। सल्तनत के लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। जुनैद भी अपने खास लिबास में दरबार की शान बने बैठा था। इसी वक्त एक दरबान आया और उसने खबर दी। उसने कहा, दरवाजे पर एक दुबला पतला और कमजोर सा आदमी खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो फकीर लगता है। कमजोरी और बीमारी की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और खड़ा रहना भी मुश्किल है। लेकिन उसकी आवाज के अंदाज और चेहरे के तासुरात से साफ लगता है कि वो आम आदमी नहीं, इसमें एक फातेह जैसा एतमाद है। दरबान ने बताया कि वो आदमी सुबह से बार बार कह रहा है कि उसका पैगाम जुनैद तक पहुंचा दिया जाए। वो जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता है। किले के पहरेदार उसे बार बार समझाते रहे कि ऐसी बातें ना करो। जिस आदमी की एक ही फूंक से तुम गिर सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का सोचना भी बेवकूफी है। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है और कह रहा है कि इसका पैगाम हर हाल में शाही दरबार तक पहुंचाया जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। खलीफा ने हुक्म दिया कि इस आदमी को दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर बाद दरबान इस आदमी को साथ लेकर दरबार में आया। इसके कदम कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दरबार में खड़ा हो सका। वजीर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इस अजनबी ने कहा, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। वजीर ने समझाते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े ताकतवर लोग भी घबरा जाते हैं? पूरी रियासत में अब इसका कोई मुकाबिल नहीं रहा। ऐसी बातों पर इसरार न करो, यह बेवकूफी है और तुम्हें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अजनबी ने कहा, जुनैद की शोहरत ही मुझे यहां तक लेकर आई है। मैं ये बात गलत साबित करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में जुनैद का कोई मुकाबिल नहीं। सिर्फ लंबा कद और मजबूत बाजू ही जीत का फैसला नहीं करते। अक्ल और समझ भी बहुत अहम होती है। यकीन करें, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं। मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूं, इसलिए फजूल बातों में वक्त जाया न करें और मुझे साफ साफ जवाब दें। अजनबी की हिम्मत भरी बातें सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। लोग आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह आदमी पागल नहीं लगता। इसकी गुफ्तगू समझदार लोगों जैसी है और इसके अंदाज से लगता है कि वो कोई आम शख्स नहीं। कमजोर नजर आने के बावजूद इसके अंदर जरूर कोई खास सलाहियत छुपी हुई है। जुनैद भी इस अजनबी को गौर से देख रहा था। वो बार बार इसके जिस्म को परख रहा था, मगर उसे किसी खास महारत की कोई निशानी नजर नहीं आ रही थी। वो हैरान था कि आखिर इस शख्स को इतनी हिम्मत कहां से मिली है। मामला उलझता जा रहा था, इसलिए खलीफा के इशारे पर वजीर ने दरबार के लोगों से उनकी राय पूछी। लोगों ने कहा कि जब सब कुछ समझाने के बाद भी यह शख्स अपनी बात पर कायम है, तो इसका चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। जो भी अंजाम होगा वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। अगर वो हार गया तो यह कोई हैरत की बात नहीं होगी, और अगर जीत गया तो दुनिया पहली बार इसकी छुपी हुई सलाहियत को देख लेगी और इसका सेहरा भी हमारे सर होगा। दरबार में सब ने खुलकर अपनी राय दी। कुछ देर बहस के बाद फैसला हो गया कि चैलेंज कबूल कर लिया जाए। खलीफा ने भी इस फैसले की इजाजत दे दी। कुश्ती के मुकाबले के लिए तारीख और जगह तय कर दी गई और ऐलान करने वालों को हुक्म दिया गया कि पूरे मुल्क में इस मुकाबले की खबर फैला दी जाए। अजनबी ने कहा, इत्मीनान रखें, मैं मुकर्ररा वक्त पर मैदान में आ जाऊंगा। यह कहकर वो दरबार से चला गया। लोगों के दिलों में यह बात पक्की हो चुकी थी कि जुनैद का अपने जमाने में कोई मुकाबिल नहीं। इसीलिए जब मुकाबले की तैयारी की खबर फैली तो सब हैरान रह गए। पूरे मुल्क में इस दंगल का चर्चा होने लगा। सड़कों पर, बाजारों में, हर जगह इसी मुकाबले की बात हो रही थी। हर शख्स उस अजनबी मुसाफिर को देखने के लिए बेचैन था। इसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता था कि वो पागलों का भेष बनाकर आया है और अपनी मीठी बातों से सबको धोखा दे गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा और अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा।
कुछ लोगों का ख्याल था कि शाही दरबार एक पागल आदमी की हरकतों में आ गया है, क्योंकि अकल के मुताबिक ऐसा फैसला मुमकिन ही नहीं था। अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो अजनबी जरूर आएगा। इसे चालाक या पागल कहना ठीक नहीं। लोग कहते थे कि इसके पास कोई खास फन है और पागल आदमी इतनी गहरी बातें नहीं सोच सकता। जिन्होंने उसे देखा था वो कहते थे कि इसके चेहरे पर एक अलग ही कशिश है, ऐसी कशिश जो आम चालाक लोगों में नहीं होती। यूं हर शख्स अपनी अपनी बात कर रहा था। जो जो मुकाबले की तारीख करीब आती जा रही थी, लोगों का इंतजार भी बढ़ता जा रहा था। सबसे हैरत की बात यह थी कि यह मुकाबला एक बहुत ताकतवर पहलवान और एक कमजोर नजर आने वाले आदमी के दरमियान था। बरसों बाद लोगों ने पहली बार सुना था कि जुनैद का कोई मुकाबिल भी हो सकता है। हर तरफ शोर और हलचल थी। इसी शोर के बीच जुनैद खुद भी परेशान होने लगा। इसके दिल में अजीब सी तब्दीली आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल शाही दरबार से हटने लगा, मगर वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके चेहरे पर उड़ता हुआ रंग देखकर दरबार के करीब रहने वाले कहने लगे कि यह मुकाबला इतना अनोखा है कि इस बार जुनैद पर पहले ही से एक अनजान सा खौफ बैठ गया है। अब मुकाबले की तारीख करीब आ चुकी थी। दूर दूर के मुल्कों से लोग बगदाद पहुंचने लगे थे। हर तरफ ऊंटों के काफिले नजर आ रहे थे। जहां नजर जाती इंसानों का हुजूम सैलाब की तरह फैला हुआ दिखाई देता था। वो शाम आ गई थी, जिसके बाद आने वाली सुबह तारीख का एक बड़ा फैसला करने वाली थी। सूरज गुरूब होते होते लाखों लोग बगदाद पहुंचे थे कि गलियों और मैदानों में जमा हो चुके थे। जुनैद के लिए यह रात अजीब और पुरस्रार बन रही थी। सारी रात वो बेचैन रहा, करवटें बदलता रहा। अपने जमाने का माना हुआ सूरमा आज किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। जिसने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को लम्हों में हरा दिया था, आज एक कमजोर और दुबले आदमी के ख्याल से परेशान हो रहा था। एक तरफ शाही दरबार की इज्जत थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी मशहूर हैसियत। बार बार यही ख्याल दिल में आता कि इस अजनबी के एतमाद के पीछे कोई न कोई बड़ी ताकत जरूर है। सिर्फ जिस्म की कमजोरी किसी फैसले की बुनियाद नहीं होती। लगता था कि उसके साथ कोई रूहानी कुव्वत या छुपा हुआ राज है, वरना एक गरीब और कमजोर आदमी में इतनी हिम्मत आखिर आती कहां से है। इन्हीं परेशान सोचों में पूरी रात गुजर गई और सुबह होते ही बगदाद की पहाड़ियों पर रोशनी फैल गई। दिन निकलते ही शहर के सबसे बड़े मैदान में लोग जमा होने लगे ताकि अच्छी जगह मिल सके। थोड़ी ही देर में बगदाद का सबसे वसी मैदान लाखों तमाशाइयों से भर गया। अखाड़े के चारों तरफ खूबसूरत कुर्सियां लगा दी गई थीं, जहां शाही खानदान, दरबार के मुअज्जिज लोग और सल्तनत के बड़े अफराद बैठने वाले थे। सब अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। बस खलीफा बगदाद की खास कुर्सी अभी खाली थी। कुछ ही देर बाद दरबार की आवाजें बुलंद हुई। शाहाना शान के साथ बादशाह की सवारी मैदान में दाखिल हो रही थी। खुद्दाम सरों पर कलगियां लगाए और कमर में पटके बांधे रास्ता बनाते जा रहे थे। बादशाह के साथ खदम और हशम और हजरत जुनैद भी आए। सब अपनी जगह पर बैठ गए। अब बस इसी अजनबी शख्स का इंतजार था जिसके चैलेंज ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। हजरत जुनैद के हामी पूरे यकीन के साथ लोगों को कह रहे थे कि इस अजनबी का इंतजार बेफायदा है, वो अब नहीं आएगा। वो कहते थे कि जुनैद से मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं। जुनैद का नाम सुनकर ही बड़े बड़े लोगों के हौसले टूट जाते हैं। फिर एक आम आदमी की क्या हैसियत कि वो मैदान में आ सके। उनके ख्याल में वो अजनबी पूरी ममलिकत को धोखा देकर गायब हो चुका है। अगर आना होता तो अब तक मैदान में पहुंच चुका होता। ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दरबार के एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं मानता हूं कि हुकूमत बड़ी सादगी से एक चाल में आ गई है। यह फैसला समझदारी के खिलाफ था कि एक गुमनाम आदमी की बात पर मुख्तलिफ मुल्कों से लाखों लोगों को जमा कर लिया गया। जो आदमी धोखा देकर चला गया हो, अगर हुकूमत इसे पकड़ना भी चाहे तो बगैर नाम और पहचान के उसे कैसे तलाश करेगी। उसी मैदान में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो दिल से उस अजनबी के हामी थे। न जाने क्यों उनके दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। मौजूदा हालात देखकर उनके चेहरों पर उदासी साफ नजर आ रही थी। मायूसी के आलम में बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अभी मुकर्ररा वक्त में कुछ देर बाकी है, इसलिए इस अजनबी के बारे में अभी कोई आखिरी बात कहना दुरुस्त नहीं। मुमकिन है किसी मुनासिब वजह से उसे देर हो गई हो। अगर वक्त गुजर जाने के बाद भी वो ना आया तो फिर यकीनन उसे कसूरवार समझा जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था और हजरत जुनैद के हामियों का जोश भी बढ़ता जा रहा था। वो तरह तरह की आवाजें लगाकर लोगों के दिलों से उस अजनबी का असर खत्म करना चाहते थे, लेकिन खुद हजरत जुनैद पर अजीब सी खामोशी तारी थी। उनके चेहरे का बदलता हुआ रंग बता रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं।
जैसे वो दिल ही दिल में किसी गैर मामूली वाक़े का इंतजार कर रहे हों। मजमे की बेचैनी अब हद से बढ़ने लगी थी। जुनैद के हामी बार बार कह रहे थे कि खिलाफत की तरफ से कोई आखिरी ऐलान किया जाए और लोगों को वापस भेज दिया जाए। अब मुकर्ररा वक्त में सिर्फ चंद लम्हे रह गए थे। वजीर ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ। पूरा मजमे खामोश हो गया और सब कान लगाकर सुनने लगे। अभी उसके मुंह से पहला लफ्ज ही निकला था कि मजमे के एक कोने से आवाज आई, जरा रुकिए, सामने देखें, गर्द उड़ रही है। हो सकता है वही अजनबी शख्स आ रहा हो। यह आवाज सुनते ही सारा मजमा सड़क की तरफ देखने लगा। आने वाले हर कदम के साथ लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कुछ ही फासले पर उड़ती हुई गर्द अब लाखों लोगों की उम्मीदों का मरकज बन चुकी थी। चंद लम्हों बाद जब गर्द छटी तो सबने देखा कि एक दुबला पितला आदमी हाँपता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसकी सांस तेज थी और थकन साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, लोगों ने पहचान लिया कि यही वो अजनबी शख्स है जिसका इंतजार किया जा रहा था। ये देखते ही पूरे मजमा में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। बड़ी मुश्किल से हुजूम को रोका गया और उसे मैदान के अंदर पहुंचाया गया। इसकी जाहिरी हालत देखकर लोग हैरान थे। जिस आदमी के कदम कमजोरी की वजह से ठीक से नहीं पड़ रहे थे, वो जुनैद जैसे ताकतवर और देव हैकल पहलवान का मुकाबला कैसे करेगा। जुनैद के हामी पूरे एतमाद में थे। वो कह रहे थे कि चंद ही लम्हों में सबको मालूम हो जाएगा कि अपने वक्त के सबसे बड़े पहलवान के सामने आने की सजा कितनी सख्त होती है। अब दंगल का वक्त आ चुका था। ऐलान होते ही हजरत जुनैद तैयार होकर अखाड़े में उतर आए। वो अजनबी शख्स भी हिम्मत बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। लाखों तमाशाई ये मंजर देखकर हैरान थे। जुनैद के सामने वो अजनबी आदमी मिट्टी के ढेर जैसा लग रहा था। सब लोग सांस रोक के दोनों को देख रहे थे। हजरत जुनैद ने जोर आजमाई के लिए आगे बढ़कर पंजा खोला। इसी लम्हे अजनबी ने आहिस्ता से कहा, कान जरा करीब कीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस आवाज में न जाने क्या असर था कि जुनैद एक लम्हे को ठटक गए। उनका बड़ा हुआ हाथ रुक गया। उन्होंने कान करीब करके कहा, कहो, क्या कहना है। अजनबी की आवाज रुन गई। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं एक सताया हुआ आले रसूल हूं। सैयदा फातिमा के खानदान के चंद लोग कई हफ्तों से जंगल में फाकों से पड़े हैं। औरतों के पास इतने कपड़े भी नहीं कि वो झाड़ियों से बाहर निकल सकें। छोटे बच्चे भूख से निढाल हो चुके हैं। मैं हर सुबह ये सोचकर शहर आता हूं कि शाम तक कोई इंतजाम हो जाएगा और मैं वापस लौट जाऊंगा, मगर खानदानी गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती। आज बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। जिस्म में चलने की ताकत नहीं रही। रगों में हाशमी खून सूखता जा रहा है, मगर शर्म मुझे भीख मांगने नहीं देती। मैंने आपको सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आपके दिल में आले रसूल की जो मोहब्बत है, आज उसकी लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूं कि कल कयामत के दिन नाना जान के हुजूर आपके सर पर कामयाबी की पगड़ी बंधवाऊंगा। अजनबी ने कहा, फातमी खानदान के भूखे और कमजोर बच्चों की हालत अब देखी नहीं जाती। जुनैद, तुम्हारी थोड़ी सी कुर्बानी इन सूखे हुए चेहरों पर खुशी ला सकती है। यकीन रखो, आले रसूल के काफिले की इज्जत और सुकून के लिए अगर तुमने अपनी शोहरत कुर्बान की तो यह कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी। हमारे खानदान की यह आदत है कि हम किसी के एहसान को ज्यादा देर नहीं भूलते। ये चंद जुमले जुनैद के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में ईमान और मोहब्बत की ऐसी लहर उठी कि वो खुद को संभाल न सका। इस लम्हे उसे लगा जैसे दुनिया और आखिरत की इज्जत उसे आवाज दे रही हो। अपनी मशहूर हैसियत कुर्बान करने में उसने एक लम्हा भी नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल से जज्बात पर काबू पाकर जुनैद ने कहा, ऐ अकीदत वाले, मेरी इज्जत और नाम का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है कि मैं उसे तुम्हारे कदमों की खाक पर कुर्बान कर दूं। अगर इस मुकद्दस खानदान के भूखे बच्चों के लिए मेरे दिल का खून भी काम आ जाए तो मैं आखिरी कतरे तक देने को तैयार हूं। ऐ खुशनसीब, दुआ करो कि कल कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने नवासों के गुलामों के साथ खड़ा होने की इजाजत अता फरमाए। ये कहते ही हजरत जुनैद ने हिम्मत बांधी, जोर से ललकारा और आगे बढ़कर अजनबी से पंजा मिला लिया। दोनों थोड़ी देर तक कुश्ती के दाव पीच आजमाते रहे। सारा मजमा सांस रोके अंजाम का इंतजार कर रहा था। अचानक हजरत जुनैद ने बड़ी तेजी से एक वार किया। लोग समझ बैठे कि फैसला हो गया है।
जुनैद के हामियों के नारे गूंज उठे, देखने वालों की आंखें झपक गईं। लेकिन अगले ही लम्हे मंजर बदल चुका था। हजरत जुनैद जमीन पर चारों शाने चित पड़े थे और उनके सीने पर सैयदा का वही दुबला पितला फर्जंद खड़ा फतह का निशान बन चुका था। जिन आंखों ने जुनैद को हमेशा फातेह देखा था, वो ये मंजर बर्दाश्त ना कर सके। पूरे मजमा पर एक लम्हे के लिए सक्कता तारी हो गया। सब हैरत से देखते रह गए। जैसे ही होश आया, मजमा ने उस दुबले पुतले सैयद को कंधों पर उठा लिया। मैदान का फातेह लोगों के सरों पर बुलंद था और चारों तरफ से इनामात और तोहफों की बारिश होने लगी। तहसीन के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। शोर इतना था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शाम तक फतह का जुलूस शहर की गलियों में घूमता रहा। रात होने से पहले वो गुमनाम सैयद इनामात और कीमती खलातें लेकर खामोशी से जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट गया। दूसरी तरफ हजरत जुनैद अखाड़े में इसी तरह जमीन पर पड़े रहे। अब कोई उनके साथ हमदर्दी करने वाला ना था। जो भी गुजरता उन्हें हिकारत की नजर से देखता और मलामत करता हुआ आगे बढ़ जाता। जो शख्स सारी जिंदगी तारीफें सुनता रहा था, आज उसे तल्ख बातें सुननी पड़ रही थी। जब हुजूम खत्म हो गया तो जुनैद खुद उठे और आहिस्ता आहिस्ता सड़क से गुजरते हुए अपने महल की तरफ चल पड़े। आज की शिकस्त की शर्मिंदगी उनके दिल पर गहरे बोझ की तरह छा गई थी। जिंदगी भर की जीत की खुशियां वो आज इसी मैदान में छोड़ आए थे। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद का शहर सितारों की ठंडी रोशनी में सो रहा था। कहीं कहीं पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब हजरत जुनैद बिस्तर पर लेटे तो उनके कानों में बार बार वही अल्फाज गूंजने लगे। वो वादा याद आ रहा था कि कयामत के दिन नाना जान से कहकर मेरे सर पर फतह की पगड़ी बंधवाई जाएगी। दिल में सवाल उठा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत अचानक इतनी बुलंद हो जाएगी कि सरकार के नूरानी हाथ मेरी पेशानी को छू ली? मैंने खुद को देखा तो लगा कि मैं इस इज्जत के काबिल नहीं हूं। मगर फिर ख्याल आया कि नाना के लाडलों की जिद भी तो कोई चीज होती है। अगर कयामत के दिन वो मचल गए तो रहमत आलम कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके प्यारों के दिल को जरा भी ठेस पहुंचे। सारी दुनिया जानती है कि आले रसूल अपनी बात पर कायम रहते हैं। गर्दन कट सकती है मगर वादा नहीं टूटता। करबला की सुर्ख मिट्टी भी इसी सच्चाई की गवाह है। नबी के नवासों का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। कयामत के दिन वो जरूर मेरी बात अपने नाना जान तक पहुंचाएंगे। काश कयामत आज ही आ जाती। काश मैदान हशर का वो मंजर अभी मेरी आंखों के सामने आ जाता। अफसोस, अब जब तक जिंदा हूं कयामत के लिए एक एक दिन गुनना पड़ेगा। ये लंबा इंतजार हिसाब के दिन तक आखिर कैसे गुजरेगा? ये सोचते सोचते हजरत जुनैद की आंखें नम हो गईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद आ गई और वो इस दुनिया से बहुत दूर एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। पहाड़, सहरा और शहर सब नजरों से ओझल हो गए। अब बगदाद से गुंबद खजरा साफ दिखाई दे रहा था। जब तक आंख साथ देती रही, नजर इस खूबसूरत मंजर में खोई रही। थोड़ी ही देर में सुनहरी जालियों से एक नूरानी किरण निकली और मदीना का आसमान रोशनी से भर गया। फिर यूं लगा जैसे नूर का एक सफेद बादल मदीना से बगदाद की तरफ बढ़ रहा हो। जहां जहां से वो गुजरा, रोशनी फैलती गई, अंधेरा हटता गया और फजा रोशन होती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वो नूरानी काफिला बगदाद के आसमान पर आ गया। फिर वो नीचे उतरने लगा। महलों के कंगरे झुक गए, पहाड़ों की चोटियां सुरंगों हो गईं, दरख्तों की शाखें झुक गईं और बगदाद की जमीन झूमने लगी। हर तरफ बहार फैल गई, फूल खुलने लगे, हवाएं खुशबू बिखेरने लगीं और सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई। नूरानी किरणों से हजरत जुनैद का सहन जगमगा उठा। आंखें इस हुस्न को देखकर ठहर न सकी। दिल खुशी से भर गया। यूं लगा जैसे दीवारों और पत्थरों को भी जबान मिल गई हो और हर तरफ से यह आवाज गूंजने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेखुदी के आलम में हजरत जुनैद सरकार के कदमों से लिपट गए। रहमतों में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ सरकार दो आलम ने फरमाया, जुनैद उठो, कयामत से पहले ही अपने नसीब की बुलंदी देख लो। नबीजादों की इज्जत के लिए जो जिल्लत तुमने कबूल की थी, उसका बदला कयामत तक मुअख्खर नहीं किया जाएगा। सर उठाओ, मैं तुम्हारे लिए फतह और इज्जत की पगड़ी लेकर आया हूं। आज से तुम्हें कुर्ब और पहचान की सबसे ऊंची मंजिल अता की गई है।
इस नूर की बारिश में अपने जिस्म की गर्द और दिल के जख्म धो डालो। अब तुम्हारा चेहरा ऐसा रोशन होगा कि सिर्फ जमीन वाले ही नहीं, आसमान वाले भी उसमें अपना अक्स देखेंगे। अल्लाह की बारगाह से औलिया की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। यह फरमाकर सरकार मुस्तफा ने हजरत जुनैद को अपने सीने से लगा लिया। इस लम्हे उन्हें क्या अता हुआ, इसकी पूरी हकीकत कोई न जान सका। लोग बस इतना जान सके कि जब सुबह हजरत जुनैद की आंख खुली तो उनकी पेशानी नूर से चमक रही थी। आंखों से मोहब्बत और पहचान की रोशनी झलक रही थी। दिल नूर से भर चुका था। लब हिलते तो लगता जैसे फरिश्ते पहरा दे रहे हों। कायनात उनके सामने साफ आईने की तरह खुल गई थी। हर सांस यकीन से भरी हुई थी और हर नजर में दिलों को जीत लेने की तासीर पैदा हो चुकी थी। कल जिसे लोग हकारत से टुकरा रहे थे, आज उसी के रास्ते में पलकें बिछाई जा रही थीं। कल जो अकेला और शिकस्त खुर्दा घर लौटा था, आज उसके साथ दोनों जहानों की उम्मीदें चल रही थीं। सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल चुका था। यह खबर हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। सुबह होने से पहले ही हजरत जुनैद के दरवाजे पर दरवेशों का हुजूम जमा हो गया। जैसे ही वो बाहर आए, हजारों सर झुक गए। खलीफा बगदाद ने अपना ताज उतारकर उनके कदमों में रख दिया। पूरा शहर शर्मिंदगी और हैरत के आलम में खामोश खड़ा था। हजरत जुनैद ने मुस्कुराकर एक नजर उठाई तो लोगों के कांपते दिलों को सुकून मिल गया। इसी वक्त एक तरफ से आवाज आई, औलिया के सरदार बनने की मुबारक हो। जुनैद ने मुड़कर देखा तो वही दुबला पतला आले रसूल खुशी से मुस्कुरा रहा था और सारी फजा मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठी।